दादी, मैं भारत जा रहा हूँ हमारा बदला लेने। नियो ने अपना फैसला सुनाया तो उसकी दादी ये सुन एकदम से डर गई। नहीं बेटा, हमें कोई बदला नहीं चाहिए। हम शांति से तो जी रहे हैं। उन्होंने हमें बख्श दिया, इतना ही हमारे लिए काफी है। मैंने उन्हें नहीं बख्शा दादी। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, वो है अपने माता पिता का बदला जो मैं लेकर रहूंगा। और आप अपने बेटे बहू की मौत कैसे भूल सकती हैं दादी? मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ बेटा, कुछ भी नहीं। पर मेरी बूढ़ी आंखें अब इस घर में और लाशें नहीं देख सकती। आज भी जब उठती हूँ तो मेरी आंखों के सामने तुम्हारी माँ की लाश नजर आती है। पर मैं अपने फूजी क्लैन को खत्म होते नहीं देख सकती, इसलिए तुम भी अपने बदले की तमन्ना छोड़ दो। नियो ने अपनी दादी को देखा, उनकी आंखों में आंसू थे। ये देख वो उनके पास आया और दादी को सीने से लगा लिया। दादी, मैं आपकी बात को समझता हूँ, पर क्या हम फूजी क्लैन बस एक इतिहास बनकर रह जाए? क्या हम बस आने वाली पीढ़ियों को अपने क्लैन की कहानियां ही सुनाएंगे, जिसमें हम अपनों से ही हार गए, जिसका अंत मेरे बाबा की हत्या और माँ की आत्महत्या से हुआ? ये मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि इसका अंत मेरे बदले से हो, ताकि जब भी कोई हमारी कहानी सुने तो उस पर गर्व करे। दादी कुछ न बोल सकी। उनका महान इतिहास उनकी आंखों के सामने आ गया। जब निंजाज के पतन की शुरुआत हुई तब फूजी क्लैन ने सभी निंजाज को एक करके अलग अलग गांव बसाए थे। दादी शीन के पिता ने मूजी गांव बसाया था। 50 से अधिक सालों की फूजी क्लैन की लेगेसी बरकरार रही थी, पर ज़ोरो योशिदा के निंजा परंपरा को तोड़ने के बाद सब कुछ बदल गया। दादी की आंखों में जो डर था वो गायब हो चुका था। वो उठी और अंदर चली गई। नियो ने अपने भाई यामातो की तरफ हैरानी से देखा। तभी दादी अपने हाथ में कुछ लिए वापस लौटी। वो एक कटाना थी। ये तुम्हारे दादाजी की कटाना है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसी कटाना से उसका गला काटो, ताकि तुम्हारे दादा भी अपने बेटे की मौत का बदला ले सके। नियो ने उस तलवार को देखा। उस पर जापानी अक्षरों में कुछ शब्द लिखे हुए थे, शांति के लिए। यह तलवार हमारे खानदान में 600 साल से चली आ रही है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी बड़े बेटे को सौंपी जाती है, ताकि वो फूजी क्लैन परंपरा और उनके स्वाभिमान की रक्षा कर सके, निंजाज के भविष्य को और भी मजबूत बनाए रखे। अब तुम इस तलवार के मालिक हो। नियो ने तलवार अपने हाथों में उठा लिया। वो आम कटाना से थोड़ी भारी थी। मैं चाहती हूँ कि तुम केवल बदले के लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हें अपने शिनोबी क्लैन के स्वाभिमान के लिए भी लड़ना होगा। तुम फूजी क्लैन का सम्मान तो जरूर वापस लाओगे, पर साथ साथ शिनोबी क्लैन को भी फिर से स्थापित करोगे। मुझसे वादा करो कि तुम केवल बदले के लिए ही नहीं, बल्कि शिनोबी का मान सम्मान भी स्थापित करोगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं केवल बदले के लिए नहीं, बल्कि शिनोबी क्लैन की परंपरा को बरकरार रखने के लिए लड़ूंगा। नियो ने अपनी कटाना को म्यान में रखा और वहां से जाने लगा। तभी यामातो भी नियो के पास आया। भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं यामातो, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। ये मिशन बहुत खतरनाक है। तुम यहीं रहकर दादी का ख्याल रखोगे। यामातो कुछ कहने जा ही रहा था कि मैंने कह दिया ना कि तुम यहाँ रहकर दादी का ख्याल रखोगे, समझे? यामातो ने हाँ में सर हिलाया। नियो मुड़कर बाहर जाने लगा। तुम कहाँ जा रहे हो? बस पुराने घाव को कुरेदने। वहीं भारत में माया ने अपने भाई को जाने के लिए कह दिया, ताकि वो अकीरा से बात कर पाए। रयो जैसे ही बाहर गया, माया ने सीधे सवाल किया, अकीरा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? आज सबको हो क्या गया है? हर कोई मुझसे यही सवाल कर रहा है। अकीरा अपनी नजरें चुराने लगा और इधर उधर देखने लगा। मैंने तुमसे कुछ पूछा है अकीरा? नहीं तो पागल हो गई हो क्या? मैं और तुमसे प्यार? मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त मानता हूँ और कुछ नहीं। अकीरा शायद भूल गया था कि माया भी एक निंजा थी और निंजा चलते फिरते लाई डिटेक्टर होते हैं। माया ने एक झटके में अकीरा का झूठ पकड़ लिया था। लोग क्यों भूल जाते हैं कि वो तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उनकी आंखें नहीं बोल सकती। तुमने कभी मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे बताता? जब तुम्हें बताने की कोशिश की तब मुझे पता चला कि तुम ज़ोरो से प्यार करती हो, इसलिए फिर मैंने अपने दिल की बात अपने तक ही रखी। पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? ज़ोरो ने बताया, यहाँ तक कि उसने मुझे जिंदा भी इसीलिए छोड़ा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अकीरा ने मन ही मन ज़ोरो को गालियाँ दी। सच कहूँ तो मैंने जब से होश संभाला तब से ज़ोरो को ही चाहा है। उसके अलावा मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। मैंने बस हमेशा तुम्हें अपना सच्चा दोस्त माना है अकीरा, और आगे भी तुम्हें अपना दोस्त ही मानती रहूंगी। पर अब मुझसे फिर से मोहब्बत नहीं हो सकती। आई एम सॉरी अकीरा। अकीरा ने एक फेक स्माइल के साथ माया के हाथ पर अपना हाथ रखा। मेरे लिए तुम्हारी दोस्ती ही काफी है माया। अगर तुम बचपन से मेरा साथ ना देती
तो आज मैं जिंदा भी नहीं होता। हाँ, कुछ समय के लिए तुम्हारी दोस्ती को मैंने प्यार समझने की गलती कर ली थी, पर अब मैं तुम्हें केवल अपना दोस्त मानता आया हूँ। थैंक यू अकीरा, मुझे समझने के लिए। अरे कोई बात नहीं। वैसे मालिक ने मुझे प्रोजेक्ट किल के बारे में बताया, तो क्या हम दाइसुके को जान से मारने वाले हैं? हाँ, पर जब तक वो जोरो को जान से न मार दे तब तक नहीं। उसके बाद हम दाइसुके को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देंगे, और हमें ये काम बहुत जल्दी करना होगा, वरना एक बार जोरो फिनिक्स बन गया तो उसे मारना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। हाँ, पर इसके लिए हमें कुछ प्लान करना होगा। मेरे पास एक प्लान है। जोरो रायजादा मेंशन पहुंचकर सीधा मेंशन में बनी लाइब्रेरी में पहुंचा। उसने अपना सारा सामान लाइब्रेरी में ही रखवा दिया था। वो अभी भी निंजाज के कपड़ों में था। उसने अपनी संदूक खोली और उसमें से एक शीशी निकाली। उससे इंजेक्शन भरकर उसने खुद को लगाया। वो जानता था कि समुराई के साथ रहते हुए निंजाज ने अपने वेपन अपग्रेड किए होंगे। उन्होंने अपने हथियार में जहर यूज किया ही होगा। उसने अपनी छाती के कपड़ों को निकाल दिया। जोरो ने देखा कि उसके सीने पर माया का दिया हुआ घाव काफी गहरा था। जोरो ने अपनी संदूक से मेडिकल किट निकाली और वहां रखे हुए रिक्लाइनर चेयर पर जाकर बैठ गया। वो अपने घाव साफ करने लगा। उसे अपने घाव साफ करने में दिक्कत हो रही थी कि तभी जोरो के हाथ में से प्रोफेसर चौधरी ने कॉटन ले लिया और घाव साफ करने लगे। उन्हें देख जोरो ने चैन की सांस लेकर आंखें बंद कर ली। तो तुम आखिर फिर से निंजा बन ही गए। वैसे ये घाव किसने दिया? माया ने। तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ने? तभी सतनाम सिंह वहां आ गया। उसने प्रोफेसर चौधरी की बातें सुन ली। आपने मैडम पुत्र से शादी कर ली, शायद इसलिए आपकी एक्स गर्लफ्रेंड ने आपको तलवार से काटना चाहा। बहुत खतरनाक है आपकी एक्स गर्लफ्रेंड, बच के रहना उससे। सतनाम जी, वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं, वो माया थी और उसने मुझ पर अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए हमला किया था। वैसे ये छोड़िए, निधि कैसी है? सो गई क्या? वो तो अपने कमरे में हथियार लेकर बैठी है। कब आप आए और वो आपको मार दे? आज मैं यहीं सो रहा हूं, हर कोई बस मुझे मारने पर तुला हुआ है। इसका कोई तो हल हमें निकालना होगा, क्योंकि परसों फिनिक्स के दावेदारों की मीटिंग है। उसके बाद आपको 90 दिनों तक बस अपने आप को साबित करना होगा। हर कोई आपको मारना चाहेगा। आपको अपनी हर एक सांस के लिए खून बहाना पड़ेगा। तीनों दावेदारों को फिनिक्स बनने के लिए, माफिया गैंग को अपनी साइड करने के लिए साम दाम दंड और भेद का इस्तेमाल करना होगा। ये 90 दिन खून से रंगे होंगे, इसलिए आपको अपने क्लैन की लड़ाई को पहले ही खत्म करना होगा, वरना आप इसमें ध्यान नहीं दे पाएंगे। जोरो उठा। उसने अपने कपड़े पहने और निधि के कमरे की तरफ बढ़ गया, जहां निधि गन लिए उसका इंतजार कर रही थी। जापान के मुजे बंदरगाह पर खड़े मास्टर कैनन जहाज का इंस्पेक्शन कर रहे थे। जहाज के कैप्टन ताकाशी सनाडा भी उन्हीं के साथ चल रहे थे। कैप्टन, हम भारत कब तक पहुंच जाएंगे? अगर आज रात हम सही समय पर निकले तो 2 सप्ताह तो लग ही जाएंगे। हम भारत के चेन्नई तट पर पहुंचेंगे। मास्टर कैनन के चेहरे पर एक मायूसी छा गई। वो जल्द से जल्द भारत पहुंचना चाहते थे ताकि जोरो से अपने बेटे केंजो की हत्या का बदला ले सके। वो निंजाज की दुनिया में भी इसीलिए वापस लौटे थे। उन्होंने अपने इमोशन पर कंट्रोल किया और कैप्टन ताकाशी की तरफ देखा। ठीक है, हमारे 150 निंजास के रहने और खाने की सुविधा तो अच्छी है ना आपके जहाज में? ये मेरा जहाज है, जो जापान के बेस्ट जहाजों में तीसरे नंबर पर आता है। इसमें कम से कम हम 1000 लोगों को आराम से जगह दे सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि हमारा ये जहाज दूसरे विश्व युद्ध में भी इस्तेमाल हुआ था, तो ये एक लड़ाकू जहाज भी है। आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। मास्टर कैनन कैप्टन की बात सुनकर इम्प्रेस थे, पर उन्होंने अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दिया। उन्होंने हाँ में सर हिलाया और जहाज को गौर से देखने लगे। कुछ निंजाज सामान लाद कर अंदर ला रहे थे, जिनमें पानी के बड़े बड़े कंटेनर और हथियार से भरे हुए बक्से थे। तभी उनकी नज़र जाने पहचाने चेहरे पर गई। वो इजुमी साइटो थी। मास्टर कैनन उसके पास गए। इजुमी ने मास्टर कैनन को अपनी तरफ आते देख सामान नीचे रख दिया और सर झुकाकर कैनन को सम्मान दिया। तुम मास्टर साइंटो की बेटी हजूमी हो ना? जी सर। तो तुम एक कुनोइची हो? इजुमी ने हाँ में सर हिलाया। साइंटो कबीले से मुझे यही उम्मीद थी कि उनका गौरव बनाए रखने के लिए उन्होंने अपनी बेटी को एक निंजा बनाया। इजुमी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, पर उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिखाई दे रही थी और मास्टर कैनन ने उसके चेहरे को पढ़ लिया।
तुम शायद मुझे जानती नहीं होगी, पर मास्टर साइंटो मेरे अच्छे दोस्त हैं। हमने बहुत सारे मिशन एक साथ किए हैं। मैं आपको जानती हूँ, आप मेरी सगाई में आए थे। अरे हाँ, तुम्हारी सगाई में मैं आया था। मास्टर कैनन सगाई वाली बात को ज्यादा छेड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इजुमी के कंधे पर हाथ रखा। अपने पिता को मेरी याद देना। इजुमी ने हाँ में सर हिलाया। मास्टर कैनन वहां से चले गए। इजुमी के चेहरे पर एक दर्द था। उसने अपना सामान उठाया और जहाज में रखने चली गई। जब वो वापस लौटी तो उसकी नजर उस जहाज से दूर एक पेड़ के नीचे खड़े एक लड़के पर गई। इजुमी ने उसे देखा तो बस कुछ पल के लिए देखती ही रह गई। तभी अचानक उस पर डर हावी हो गया। वो आसपास देखने लगी। वो जानती थी कि अगर किसी निंजा ने उस लड़के को देख लिया तो वो लोग उसे मार डालेंगे। उसने फिर से उस पेड़ के नीचे देखा तो अब वो लड़का वहां नहीं था। इजुमी ने अपने साथियों से इजाजत ली और उस पेड़ की तरफ बढ़ गई। इजुमी उस पेड़ के आसपास देखने लगी। वहां कोई नहीं था। वो उस लड़के को ढूंढते हुए जंगल की तरफ चली गई, पर वो लड़का उसे कहीं नहीं मिला। उसके मन में जो एक पल के लिए आस जगी थी वो अब गायब हो चुकी थी। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। वो मुड़ी और वहां से जाने लगी कि तभी उसके कान में एक आवाज पड़ी। उसने मुड़कर देखा तो वो लड़का उसके सामने खड़ा था। वो और कोई नहीं, नियो था, फूजी क्लेन का शापित राजकुमार। पेड़ से कूदने की वजह से उन दोनों पर फूल भी गिर रहे थे। कैसी हो इजुमी? इजुमी की आंखों में आंसू थे। वो दौड़कर नियो के गले लग गई। उसने नियो को बाहों में कस लिया। वो फूट फूट कर रोने लगी, पर नियो ने उसे अपने बाहों में नहीं लिया। वो यूं ही खड़ा रहा। तभी इजुमी को भी इस बात का एहसास हुआ। वो उससे अलग हुई और उसने सवालिया नजरों से नियो को देखा। नियो के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसकी चुप्पी इजुमी के दिल पर हजारों वार कर रही थी। अब हम मंगेतर नहीं रहे इजुमी, तो अपनी भावनाओं पर थोड़ा कंट्रोल रखो। नियो और इजुमी की सगाई हुई थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। फूजी क्लेन और साइंटो क्लेन निंजाज में बहुत ही रिस्पेक्टेड क्लेन में से थे। दोनों परिवार के बीच बहुत ही अच्छे संबंध थे, पर जोरो की बगावत ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। नियो की बात सुनकर इजुमी के चेहरे पर गुस्से के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। तो तुम कुनाइची बन गई, अपने सपने को आखिर पूरा कर ही लिया। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो तुम्हें यही मार देंगे। तुम्हें याद है ना मास्टर कैनन ने तुम्हारे परिवार को क्या धमकी दी थी? नियो के कानों में आज भी मास्टर कैनन की वो धमकी सुनाई दे रही थी। अब तुम या फूजी क्लैन का कोई भी सदस्य इस गांव में दिखा तो वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अब तुम शिनोबी नहीं हो। नियो अतीत से वापस आ गया। उसने इजुमी की तरफ देखा। मैं कुछ भी नहीं भूला इजुमी, मुझे सब कुछ याद है। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इजुमी। मदद? कैसी मदद चाहिए तुम्हें? इजुमी को एक पल के लिए लगा था कि नियो उससे मिलने आया था, पर वो तो बस अपने काम से यहाँ आया था। ये सोचकर इजुमी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मैंने सुना है कि तुम सब जोरो योशिदा को मारने के लिए हैंजो जहाज से भारत जा रहे हो। हाँ तो? मैं भी तुम लोगों के साथ आना चाहता हूँ। क्या पागल हो गए हो? तुम भूल रहे हो कि तुम निंजा नहीं रहे। अगर तुमने उस जहाज पर चढ़ने की कोशिश भी की तो वो लोग तुम्हारे शरीर का हर एक हिस्सा अलग कर देंगे। जानता हूँ, पर अगर उन्हें ये पता ही ना चले कि मैं उस जहाज पर हूँ तो? वो कैसे? इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज मेरी मदद करो। नहीं नियो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं तुम्हें जानबूझकर मौत के मुंह में नहीं भेज सकती। मुझे माफ करो। मेरी बात को समझो इजुमी, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे पास ये आखिरी मौका है अपने फूजी क्लेन के स्वाभिमान को वापस लाने के लिए। तुम समझ नहीं रहे हो। 14 दिनों तक तुम निंजास की नजरों से बच नहीं सकते, और एक बार तुम उनके हाथ लग गए तो समझ लो कि वो तुम्हें जिंदा नहीं बख्शेंगे। मैं तुम्हें तुम्हारी सुसाइड में मदद नहीं कर सकती। नियो ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो मान ही नहीं रही थी। वो जाने लगी, जिसे देख नियो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इजुमी प्लीज मुझे साथ लेकर चलो। मैं फिर से निंजा बनना चाहता हूँ। फूजी क्लेन के स्वाभिमान को वापस लाने में मेरी मदद करो। मैं तुम्हारे सिवा किसी और से मदद नहीं ले सकता। मैं यहाँ तुमसे इसलिए मदद मांगने आया था कि कोई और ना सही, तुम तो मेरी मदद जरूर करोगी। पर शायद तुम उस फूजी के राजकुमार से प्यार करती हो जो बेहद अमीर था, पर अब मैं वो राजकुमार नहीं रहा हूँ। अब मैं एक शापित राजकुमार हूँ जिससे तुम अब प्यार नहीं करती। ये सुन इजुमी रुक गई। वो गुस्से से घूमी और नियो के पास आई। उसने घुटनों के बल नियो के पास बैठकर उसका कॉलर पकड़ लिया। नियो, तुम मेरी मोहब्बत पर शक कर रहे हो। मैंने हमेशा से तुमसे ही प्यार किया है नियो। जब हमारी सगाई टूट गई तब मुझे किसी और से शादी न करनी पड़े, इसलिए कुनोइची बनी। तुम्हारे स्वाभिमान को वापस लौटा सकूं, इसीलिए मैं जोरो को भी मारूंगी। ये सुन नियो इजुमी से गले लग गया और इजुमी ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए।
कुछ पल बाद दोनों अलग हुए। नियो ने इजुमी की तरफ देखा। मुझसे हर चीज छीनी गई है। पहले मेरे पिता को मुझसे छीना गया, फिर माँ को छीना गया, फिर मुझसे मेरी पहचान छीनी गई, इसके बाद तुम्हें भी मुझसे छीन लिया गया। अब मुझसे मेरा बदला मत छीनो, ये मेरा हक है। तो प्लीज प्लीज मुझसे मेरा हक मत छीनो। ठीक है, मैं इस मिशन में तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ भारत लेकर चलूंगी और तुम जोरो को मारकर अपना बदला ले लेना। मेरा बदला जोरो को मारने से पूरा नहीं होगा। इजुमी ने चौंक कर नियो को देखा। मेरे बदले में कभी भी जोरो की मौत थी ही नहीं। मेरा बदला तो निंजा किंग रयो लैंग से है। मेरे पिता की हत्या रयो लैंग ने की थी, तो मेरा बदला रयो लैंग की मौत से पूरा होगा।